अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। और इस वीडियो को बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच और रिलेटिव प्रोनाउन दैट इन दोनों का जो यूज़ है उसमें जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करनी है। उसकी वजह यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन विच और रिलेटिव प्रोनाउन दैट इन दोनों का जो यूज़ है ये आपस में मिलता जुलता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और अक्सर ही स्टूडेंट जो है इन दोनों को यूज़ करने में गलती करते हैं। तो इसलिए उस वीडियो को प्रॉपर समझने के लिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिलेटिव जो आपके रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो से पहले ये वाली इस वीडियो को ऑर्गेनाइज कर दी है ताकि आपको रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो रिलेटिव क्लॉज हैं उनको समझने में आपको कोई एम्बिग्युइटी ना रह जाए, मुकम्मल तौर पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप जो है वो उस अगली वीडियो को समझ लें। इसके अलावा वैसे भी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके ओवरऑल यूज़ को ठीक तरह से समझने के लिए आप लोगों को रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो रिलेटिव क्लॉज हैं इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलें इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट में पहले मैं बेसिक से ज़रा स्टार्ट करूंगा। मैं शुरू करूंगा कि फ्रेज क्लॉज क्या होती हैं और सेंटेंस क्या होता है। वैसे तो एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं इस टॉपिक को कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और आपका सेंटेंस क्या होता है, तो उसके डिफरेंस वाली आप जो रेलिवेंट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा फ्रेज एंड जो क्लॉज हैं इनके ऊपर अलहदा से लेक्चर सीरीज हैं। अगर आप फ्रेज एंड क्लॉज को डिटेल में इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो आप वो इनकी सीरीज वाली जो वीडियोस हैं वो लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी जस्ट एक बेसिक आपको मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। देखिए व्यूअर्स, फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस ये तीनों चीजें ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो हैं जो वो आपस में मिलते हैं तो फ्रेज बनता है, क्लॉज बनता है और सेंटेंस बनता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए फ्रेज जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका कोई मानी नहीं होता, कोई मफहूम नहीं होता। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसका इट सेल्फ अकेले कोई मफहूम ना हो, कोई मीनिंग ना हो, यानी कि ये मीनिंगफुल ना हो, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी ये इनकम्प्लीट हो। यानी फ्रेज का अपना जो है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता। जो क्लॉज है इट्स आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इसमें भी दो या दो से ज्यादा अल्फाज आपस में मिलते हैं तो क्लॉज बनता है, लेकिन फर्क ये है फ्रेज की निस्बत कि जो क्लॉज है ये मीनिंगफुल होता है, ये कुछ ना कुछ मफहूम जो है कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा होता है और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसकी कंप्लीट होती है। यानी क्लॉज जो है इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। अब फर्क ये है फ्रेज में क्लॉज में कि जो फ्रेज है इसका कोई मफहूम भी नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसकी इनकम्प्लीट है। क्लॉज जो है इसका मफहूम भी है, मीनिंग भी है और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है, लेकिन जो क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, यानी मैसेज नहीं कन्वे कर सकता। मीनिंगफुल वो होगा लेकिन मैसेज नहीं कन्वे कर सकता। क्लॉज को कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए साथ में एक और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी और वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मीनिंग कंप्लीट होगा क्लॉज का लेकिन मैसेज इनकम्प्लीट होगा, पूरा मैसेज नहीं दे सकेगा। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होगी, मीनिंगफुल भी होगा और ये कंप्लीट मैसेज भी देगा। तो इसका मतलब है सेंटेंस और क्लॉज में फर्क सिर्फ मैसेज का है। सेंटेंस और क्लॉज जो है दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, दोनों ही मीनिंगफुल है, लेकिन जो क्लॉज है ये कंप्लीट मैसेज नहीं दे सकता, सेंटेंस कंप्लीट मैसेज दे सकता है। क्लॉज कंप्लीट मैसेज तब देगा जब इसके साथ एक और क्लॉज मिलेगी या एक और फ्रेज मिलेगा। तो आप कह सकते हैं जो हमारा सेंटेंस होता है वो फ्रेज और क्लॉज के मिलने से या दो क्लॉजेस के मिलने से बनता है। ठीक है, तो होते तीनों ही ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मजीद इसको समझना चाहते हैं तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि आप इसकी रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। चलें, तो अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की। देखें जो क्लॉज एक सेंटेंस है ना वो दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है। अब दो क्लॉजेस में एक होती है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज से मुराद वो क्लॉज जो मेन मैसेज जो है, जो बेसिक मैसेज हम सेंटेंस से देना चाह रहे हैं वो मेन क्लॉज होती है। यानी जिस मैसेज की वजह से जो चीज हम कन्वे करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सेंटेंस को बनाने की जरूरत पेश आई है, तो वो मैसेज आपका मेन क्लॉज होता है। ठीक है, तो मेन क्लॉज को आप कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। यानी जो आपका मेन मैसेज होगा, मेन मुद्दा होगा,
उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे या मेन क्लॉज कहेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज जो है ये अपने मीनिंग में भी काफी हद तक कंप्लीट होती है। आप कह सकते हैं कि अगर इनके साथ जो है एक और क्लॉज नहीं भी लगी हुई तो ये अकेले भी काफी हद तक मैसेज को कन्वे कर देता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसके साथ अगर कोई क्लॉज नहीं भी मिली होगी तो भी ये अपने कंप्लीट मीनिंग जो है देने की सताहत रखता है। तो ये आपकी होती है मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो भी रही है तो परेशान ना हो जी। तो मेन क्लॉज होगी। अब मेन क्लॉज के साथ एक और क्लॉज जुड़ती है आके, जो कि मेन क्लॉज के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अब जो दूसरी क्लॉज आके जुड़ती है मेन क्लॉज के साथ, वो जो है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, यानी कि महकूम क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे इसलिए कहते हैं कि अगर वो अकेली लिखी हुई है तो उसका कोई मफहूम नहीं बनता, वो कोई मैसेज नहीं देती। एक्चुअल में वो जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलेगी तो ही उसकी कोई वो मीनिंग बनेगा। ठीक है, तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसके लिए बनती है? वो मेन क्लॉज के लिए ही बनाई जाती है, उसके मफहूम को मजीद वाज़िया करने के लिए। अपनी जाती अकेले उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि वो आपका जो मेन क्लॉज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और उसके लिए डिपेंडेंट है। ठीक है ना, उस पर डिपेंडेंट कर रही है, सॉरी उस पर ये डिपेंड कर रही है, क्योंकि आपकी मेन क्लॉज होगी तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका कोई ना कोई मफहूम बनेगा। तो इसका मतलब है अपने मफहूम को वाज़ा करने के लिए ये मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए फिर हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो लिहाजा ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एक होती है मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, मेन, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने मीनिंग में आजाद होती है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज होंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, अगर डिपेंडेंट क्लॉज है इसका मतलब है सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसका मतलब है हम मेन क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो तीन नाम है जी मेन क्लॉज के, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और तीसरा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके दो नाम है, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं। देखें, आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज के किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ रिलेट कर रही है, उसको रिफर कर रही है, तो फिर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होती है, लेकिन उसको रिलेटिव क्लॉज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा होता है, और ये पूरी की पूरी जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे कि अब हम रिलेटिव क्लॉज कह रहे हैं, ये मेन क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रही है, रिफर कर रही है, यानी उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है उसके बारे में। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर हम रिलेटिव क्लॉज की बात करें तो उसमें भी ऐसी है जैसे वो ऊपर में था, ऊपर वाली मिसाल में कि मेन और प्रिंसिपल क्लॉज है एक, दूसरी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बिल्कुल इसी तरह एक क्या थी? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। सेम इसी तरह मेन और प्रिंसिपल क्लॉज वैसे ही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी क्या बन गई है? वो रिलेटिव क्लॉज बन गई है, क्योंकि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गया। तो अभी इनकी एग्जांपल को देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ये सेंटेंस है, इस पे जरा गौर करें। द बॉय whom you want to meet has gone abroad. लड़का जिससे आप मिलना चाहते थे वो बाहर जा चुका है। अब यहाँ पे जो रेड इंक के अंदर लिखा हुआ है ये हमारी मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो ग्रीन के अंदर है ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो देखें, अगर हम अपनी प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज को देखें, द बॉय हैज गॉन अब्रॉड, लड़का बाहर जा चुका है, तो कंप्लीट मीनिंग है, मैसेज जो है वो कंप्लीट दिया जा रहा है। यानी अब इस क्लॉज को साथ में एक और क्लॉज जो है उसकी जरूरत नहीं है मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेन क्लॉज है, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और यही आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये जो ग्रीन वाली है इसको देखें, whom you wanted to meet, जिससे आप मिलना चाहते थे। अब इसमें देखें ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है कि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, किसी हद तक जो है मीनिंगफुल भी है, बल्कि मीनिंगफुल तो है, मैसेज नहीं कन्वे हो रहा पूरा, यानी जिससे आप मिलना चाहते थे। अब ये कोई बात की समझ नहीं आ रही, जिससे आप मिलना चाहते थे, अगर अकेला किसी जगह पे लिखा हो जिससे आप मिलना चाहते थे तो कुछ समझ आएगी? कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये क्लॉज है और इसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए साथ में एक और क्लॉज की जरूरत है, उसके बगैर ये अकेले जो है मीनिंग नहीं दे सकती। तो ये अपने
मीनिंग को कन्वे करने के लिए, मैसेज को कन्वे करने के लिए साथ में इसको किसी और की ज़रूरत है, किसी और क्लॉज पे ये डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और सब ऑर्डिनेट यानी महकूम है ये क्लॉज, मेन क्लॉज के अंडर है, महकूम है, मेन क्लॉज में होगी तो ही इसका कोई जो है वो मफहूम जो है हमारी समझ में आएगा। अच्छा जी, अब ये जो आपकी whom you wanted to meet, ये जो आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यही आपकी रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि whom जो है ये आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गया। और ये whom you wanted to meet ये बॉय को रिलेट कर रही है। बॉय क्या है, ये सब और ये मेन क्लॉज के अंदर नाउन है, उसका सब्जेक्ट भी है। तो ये जो मेन क्लॉज का नाउन बॉय है, ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज उससे रिलेट कर रही है, उसको रिफर कर रही है, और इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हुआ हुआ है, तो लिहाजा ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये आपकी रिलेटिव क्लॉज भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी डिस्कशन हुई है इसके बाद आपको समझ आ गई होगी कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, उसके बाद आपका मेन या प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इसी तरह सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, और रिलेटिव क्लॉज क्या है। जी, तो अब रिलेटिव क्लॉज की हमें समझ आ गई। अब हम ये देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो है रिलेटिव क्लॉज जो है वो क्या होते हैं। जी, तो चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नाम इनके भी दो ही हैं, बल्कि इसके तीन हैं। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हैं। अगर किसी जगह पे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसका मतलब है हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, ठीक है ना, रोक देने वाली, महदूद कर देने वाली, ठीक है, जो महदूद कर देती है। नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग से मतलब यही है ना कि महदूद जो है कॉन्सेप्ट उसका जो है वो ज़हन में आती है बात। अच्छा, इसी तरह नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हम डिफाइनिंग क्लॉज भी कहेंगे, यानी ये महदूद नहीं करती, नॉन रिस्ट्रिक्टिव, डिफाइनिंग, और साथ में डिफाइनिंग क्लॉज को हम कॉन्टिन्यूटिव क्लॉज भी कहते हैं। अगर किसी जगह पे कॉन्टिन्यूटिव लिखा हुआ आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, उसका मतलब है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की बात कर रहे हैं। इसी तरह किसी जगह पे डिफाइनिंग क्लॉज लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है। जी, तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये हमारे रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। जी, तो अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज is a clause which restricts, limits or explains more clearly the antecedent। जी, एंटीसीडेंट जो है उसको जो वाली क्लास लिमिट कर देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है, या उसको मजीद जो है वाज़ह करके एक्सप्लेन करती है, उसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव का जो लफ्ज है उसी से इसका मीनिंग समझ आ रहा है, यानी इसके बगैर जो है, इसके बगैर, यानी ये वो क्लॉज है, इसके बगैर जो मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है उसका मफहूम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये होगी तो उसका मफहूम समझ आएगा, ये नहीं होगी तो मेन क्लास का कोई मफहूम नहीं आएगा समझ में। एंटीसीडेंट से मुराद क्या होता है, जिस नाउन या जिस प्रोनाउन को आपका प्रोनाउन रिलेट कर रहा होता है, रिफर कर रहा होता है, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। तो जाहिर बात है जो आपका रिलेटिव क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन को ही रिलेट कर रहा होता है, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये अब एंटीसीडेंट को आपकी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज मोर क्लियरली एक्सप्लेन करती है। अगर आपने रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को यूज नहीं किया हुआ तो मेन क्लॉज जो है वो आपका कंप्लीट मैसेज नहीं कन्वे कर पाएगी। तो इस क्लॉज ये क्या करती है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है, बेसिकली आप कह दें कि डिपेंडेंट बना देती है मेन क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज के ऊपर, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको कहते हैं लिमिटेड क्लॉज भी कहेंगे कि ये लिमिट कर देती है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, एक्सप्लेन करती है। Restrictive clause is essential for complete meaning of the sentence। जी, ये बात याद रखने वाली है। इस एक बात को आप याद रख लेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है कभी भी नहीं भूलेगा, कि जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है वो सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग के लिए एसेंशियल होती है, जरूरी होती है। यानी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के बाद बगैर जो है वो आपका सेंटेंस कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। यानी कि अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंटेंस विदाउट greatly changing the meaning of the sentence। जी, आप रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को सेंटेंस का जो मफहूम है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली किए बगैर इसको उसमें से नहीं निकाल सकते। मकसद ये है बात करने का कि अगर आप रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को सेंटेंस में से निकाल दें कि जो रिमेनिंग आपकी मेन क्लॉज रह जाती है उसका मफहूम जो है बिल्कुल ही बदल जाता है, उसका मीनिंग जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो जाता है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका यही है कि ये वो क्लॉज है जो कि सेंटेंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। सेंटेंस के लिए ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के मैसेज को कंप्लीट जो है, कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इसे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस में से निकाल देंगे तो सेंटेंस का जो मफहूम है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा,
कंप्लीट मैसेज नहीं दे सकता इसके बगैर सेंटेंस। जी, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, वही वाली जो भी मैंने डिस्कस की है। द बॉय whom you wanted to meet has gone abroad। लड़का जो जिससे आप मिलना चाहते थे बाहर जा चुका है। देखिए अगर ये आपकी ग्रीन वाले आप निकाल देते हैं ना बीच में से लाइनिंग, तो द बॉय हैज गॉन अब्रॉड, लड़का बाहर जा चुका है। क्यों गया भाई, ये सेंटेंस बनाने का मकसद क्या है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि लड़का बाहर गया क्यों गया, ठीक है। लेकिन जब साथ में whom you wanted to meet बीच में आ जाता है तो फिर पूरा मैसेज कन्वे होता है, फिर समझ आ रही है पूरी जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस लड़के से आप मिलना चाहते थे वो बाहर चला गया। तो इसका मतलब है ये जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है ये ज़रूरी है सेंटेंस के कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। इसको आप निकाल देंगे बीच में से तो मैसेज जो है उसकी समझ कंप्लीट नहीं आएगी कि आप मैसेज देना क्या चाह रहे हैं। यानी द बॉय हैज़ गॉन अब्रॉड, इससे आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं ये कोई क्लियर नहीं होगा। तो जब आप ये साथ में ये वाला रिलेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे तो इसका कंप्लीट मैसेज समझ में आएगा कि आप जिस लड़के से मिलना चाह रहे थे वो बाहर चला गया। तो अब इसका मतलब है ये हमारी जो रिलेटिव क्लॉज है ये रिस्ट्रिक्टिव है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के वाले से एक अहम बात ये भी है, नो कोमा इज यूज्ड विद द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। जी, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को जब आपने लिखना है तो इसके साथ कोमा यूज नहीं होता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कोई कोमा यूज नहीं हुआ। ये कोमा वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बात आपको समझ आएगी जब हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को समझेंगे। जी, तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, डिफाइनिंग क्लॉज या कॉन्टिन्यूटिव क्लॉज ये क्या होती है। अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट। जी, तो जो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ये आपके एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। एडिशनल का मतलब है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जरूरी नहीं है, अजाफी है। यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, जरूरी इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। तो अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज merely adds incidental facts that do not significantly limit the meaning of the principal or main clause। जी, जो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है वो इंसिडेंटल फैक्ट्स यानी कि जमनी जो है इंफॉर्मेशन वो देती है, और इसके बगैर जो है जो आपकी मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है उसके मीनिंग में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा ख्याल आपको समझ में आ रही होगी कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को अगर हम बीच में से निकाल लेंगे तो मेन क्लॉज का मीनिंग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, वो पूरा मैसेज नहीं कन्वे होता। लेकिन जो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है इसको कह भी हम इसीलिए नॉन रिस्ट्रिक्टिव कहते हैं कि ये मेन क्लॉज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, यानी उसको डिपेंडेंट नहीं करती अपने ऊपर। अगर नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को आप सेंटेंस से निकाल देंगे तो आपका जो बाकी का जो मेन क्लॉज बचता है वो अपना मैसेज पूरा दे रहा है, ठीक है। ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, वो होगी तो तब भी ठीक है, ना होगी तो तब भी कोई मसला नहीं। जो मेन मैसेज है उसके ऊपर इसका होने का या ना होने का कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज इज नॉट एसेंशियल फॉर कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जी, कंप्लीट जो मीनिंग होता है, कंप्लीट मैसेज जो सेंटेंस ने कन्वे करना होता है, जो आपका मेन मुद्दा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होने का या ना होने का, क्योंकि उसने एडिशनल या इंसिडेंटल इंफॉर्मेशन देनी है, यानी ज़मनी या अजाफी इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप ये दोनों के फ़र्क को याद करने का बेहतरीन तरीका है, आप सिर्फ एक बात ये जहन में रखें, रिस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब है ज़रूरी क्लॉज, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग या कॉन्टिन्यूटिव क्लॉज का मतलब होता है गैर ज़रूरी क्लॉज। ज़रूरी और गैर ज़रूरी का मतलब ये है जो मेन क्लॉज के मफहूम को कंप्लीट जो है वो मेंशन करने के लिए, कन्वे करने के लिए ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी वो है जो कि मेन क्लॉज जो है उसके मैसेज को कंप्लीट कन्वे करने के लिए, यानी सेंटेंस के मैसेज को कंप्लीट कन्वे करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी है वो आपकी रिस्ट्रिक्टिव है, जो गैर ज़रूरी है वो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। ये आप ज़रूरी और गैर ज़रूरी को ध्यान में रखेंगे, रिलेट करके रखेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं। जी, तो इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। द बॉय हु इज वेल एजुकेटेड हैज़ गॉन अब्रॉड। लड़का जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिखा है, वेल एजुकेटेड है, वो बाहर जा चुका है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर करें, देखें यहाँ पे whom you wanted to meet ये जरूरी है सेंटेंस को, मुद्दे को बयान करने के लिए कि मुद्दा जो है, यहाँ पे मुद्दा जो है ये दोनों मुद्दे हैं। यहाँ पे एक मुद्दा तो ये है कि लड़का बाहर चला गया, दूसरा भी मुद्दा ही है सेंटेंस का। मुद्दे से मुराद उसकी एसेंस है, यानी ये भी बात आप करना चाह रहे हैं कि जिससे आप मिलना चाह रहे थे, ये बात भी जरूरी है, और ये बात भी जरूरी है कि वो बाहर चला गया। लेकिन इस सेंटेंस में देखें, इसमें जरूरी बात यही है, द बॉय हैज गॉन अब्रॉड। इस सेंटेंस में आप मैसेज ही ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि लड़का बाहर चला गया है, इसके अलावा आपको मैसेज नहीं देना चाह रहे। लेकिन इस सेंटेंस में दोनों मैसेज है,
इसमें दो मैसेज हैं कि जिस लड़के से आप मिलना चाहते थे, एक मैसेज ये है, दूसरा मैसेज ये है कि वो लड़का बाहर चला गया। लेकिन यहाँ पे मैसेज एक ही है कि लड़का बाहर चला गया। बाकी ये जो है ना, हु इज वेल एजुकेटेड, ये मैसेज नहीं है। ये किसी ने पूछा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, कितना पढ़ा लिखा है, ये किसी ने भी नहीं पूछा। ये आप बताने वाला खुद से एक्सप्लेन कर रहा है, अपने आप से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने इसके बारे में दे रही है कि जो लड़का बाहर चला गया वो बड़ा पढ़ा लिखा है। तो ये हु इज वेल एजुकेटेड ना भी होगा तो भी द बॉय हैज गॉन अब्रॉड, लड़का बाहर चला गया, जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कंप्लीट है। इसका मतलब है ये बॉय के बारे में, इस एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंसिडेंटल इन्फॉर्मेशन है। तो लिहाजा हु इज वेल एजुकेटेड जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। इसे हम डिफाइनिंग क्लॉज भी कह सकते हैं, कंटिन्यूटिव क्लॉज भी कह सकते हैं कि ये जो है अजाफी जो है आपके मीनिंग दे रही है। ठीक है, अजाफी मीनिंग दे रहा है, इसका होना जरूरी नहीं है सेंटेंस के कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो कोमा वाली बात क्यों की थी लास्ट सेंटेंस में भी आपको समझ आ रहेगी। कोमास आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जी, जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उससे पहले भी और बाद में भी कोमा यूज किया जाता है, और कोमा इसलिए यूज किया जाता है ताकि मेन क्लॉसेस को सेपरेट दिखाया जा सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद लिख रहे हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रीडर को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो अगर आप इंसिडेंटल यानी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज लिख रहे हैं, अजाफी इंफॉर्मेशन कोई दे रहे हैं एंटीसीडेंट के बारे में, तो आप कोमास लगा के उसको सेपरेट करेंगे, यानी आप आपकी जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसको सेपरेट करेंगे मेन क्लॉज के साथ। अगर आप रीडर हैं, कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी। अगर कोमा लगा के बीच में एक सेंटेंस के एक क्लॉज को सेपरेट किया हुआ मेन क्लॉज है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अगर कोमाज मौजूद हैं पहले और आखिर में एक रिलेटिव क्लॉज के, तो आपको पता चल जाना चाहिए फौरन कि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। और अगर कोमाज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, वो जरूरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सेंटेंस को कन्वे करने के लिए। तो ये सेपरेट इसको किया इसलिए जाता है ना क्योंकि ये गैर जरूरी है। अब जो जरूरी है उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा, वो मेन क्लॉज के अंदर जम होगी, उसके साथ बिल्कुल उसमें कोमे की मदद से सेपरेट नहीं होगी। तो ये कोमा जो है ये एक कंप्लीट जो है आप कह सकते हैं कि निशानी है आपके लिए, इसको पहचानने के लिए। कोमा लगा हुआ तो आपने समझ लेना है कि यहाँ पे ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज यूज हुई है जी। और एक बात का यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ना कि ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये कुछ यहाँ हु इज वेल एजुकेटेड है, यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज जो है whom you wanted to meet। तो बाज़ औक़ात दो सेंटेंसेस हैं उनकी रिलेटिव क्लॉज भी सेम है, बिल्कुल सेम है, और आपका जो है जो मेन क्लॉज है वो भी बिल्कुल सेम है। लेकिन दोनों सेंटेंस में फ़र्क ये होता है कि एक सेंटेंस में कोमा लगे हुए हैं, एक में कोमा नहीं लगे हुए, बिल्कुल बात सेम है। तो कोमास की मदद से आपने समझ लेना है कि पहले सेंटेंस में जिसमें कोमास यूज नहीं हुए वो जो बात है, वो जो क्लॉज है वो ज़रूरी बात है, और दूसरे सेंटेंस में जिसे कोमा लगा के उसी बात को सेपरेट कर दिया तो वहां पे वो बात जो है वो गैर जरूरी बात है। ये आगे आप समझेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंट सेंटेंसेस में क्लॉजेस की हम जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात जो है जी। द बॉय, अच्छा अब कॉन्टेक्ट क्लॉज क्या होती है। इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज द सेंटेंस इज प्रीफरेबली रिटन विदाउट द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जी, जब आपके एक सेंटेंस के अंदर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज यूज होगी है तो कोशिश ये की जाती है कि वो जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है उसके अंदर से रिलेटिव प्रोनाउन को निकाल दिया जाए, ताकि जो सेंटेंस है ना वो उसमें जो एक रुकावट आ रही है, ठीक है, जो बीच में पॉज आ रहा है एक अननेचुरल, वो जो है वो खत्म हो जाए। तो इन सच अ सिचुएशन द रिलेटिव क्लॉज इज इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द प्रीसीडिंग नाउन आर द क्लॉज एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट क्लॉज। जी, आपकी रिलेटिव क्लॉज है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है। जब आप रिलेटिव प्रोनाउन को निकाल देंगे तो जो आपकी क्लॉज है वो आपका जो एंटीसीडेंट है, जो प्रीसीडिंग नाउन है, उसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगी, या आप कह लें कि उस जो मेन क्लॉज है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे जम हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को, एक तो कोमा सेपरेट कर सकता है, कोमा ना भी हो तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एक निशानी होता है कि ये यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज जो है शुरू हो गई है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आपकी जो रिलेटिव क्लॉज है उसको मेन क्लॉज से सेपरेट कर रहा होता है। तो जब आप उस रिलेटिव प्रोनाउन को भी निकाल देते हैं तो आपकी जो रिलेटिव क्लॉज है वो बिल्कुल जो है वो जम हो जाती है मेन सेंटेंस के अंदर। तो लिहाजा हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, द बॉय यू वांटेड टू मीट हैज गॉन अब्रॉड। तो लड़का जिससे आप मिलना चाहते थे वो बाहर जा चुका है। अब यहाँ पे मफहूम सेंटेंस का वही है, कोई जो है मैसेज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन जो हूम है उसको बीच में से निकाल दिया है। तो अब लेकिन उसको निकालने के बावजूद भी बात समझ में आ रही है। अब ये जो आपकी
रिलेटिव क्लॉज है, ऐसी सूरत हाल में जब इसके साथ जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज नहीं हुआ तो हम इसे कॉन्टेक्ट क्लॉज कहेंगे। कॉन्टेक्ट क्लॉज इसलिए कहेंगे कि ये बिल्कुल जो अब देखें ना, यू और बॉय आपस में मिल गए हैं, तो आपका जो रिलेटिव क्लॉज है ये आपका जो मेन क्लॉज का जो जिसका जो आपका एंटीसीडेंट है रिलेटिव क्लॉज का, उसके साथ मिल गए। आप कह सकते हैं कि ये मेन क्लॉज के अंदर मुकम्मल तौर पे जाम हो गया, इसलिए हम इसे कॉन्टेक्ट क्लॉज कहते हैं। द कॉन्टेक्ट क्लॉज is usually preferred when a preposition is used with the relative clause। जी, तो कॉन्टेक्ट क्लॉज जो है ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये कॉन्टेक्ट क्लॉज हम इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन कॉन्टेक्ट क्लॉज जो है ये यूज मोस्टली वहां पे होती है जहां पे आपके रिलेटिव क्लॉज के अंदर कोई ना कोई प्रेपोजिशन यूज हुआ है। यानी अगर आपके रिलेटिव क्लॉज के अंदर प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो मोस्टली हम रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, यानी रिलेटिव ऐसी रिलेटिव क्लॉज जिसके अंदर प्रेपोजिशन यूज हुआ है उस रिलेटिव क्लॉज में से हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म कर देते हैं, ताकि हमारा जो उसमें एक अननेचुरल पॉज आ रहा है वो खत्म हो जाए और एक जो फ्लुएंसी बरकरार है सेंटेंस की। जैसे कि दिस इज द वैन वी ट्रेवल्ड इन, ये वो गाड़ी है जिसमें हमने सफर किया। ठीक है, अब ये सेंटेंस अगर मतलब हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो ये इस तरह से होना था, दिस इज द वैन इन विच वी ट्रेवल्ड, इन विच वी ट्रेवल्ड। अब हमने क्या किया, रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म कर दिया और इनको हम आखिर पे ले गए, तो ये अब सेंटेंस हमारा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ज्यादा इसमें फ्लो है और उसमें क्वालिटी भी ज्यादा नजर आ रही है। दिस इज द वैन वी ट्रेवल्ड इन। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हियर कम्स द बॉय आई वाज लुकिंग फॉर। जी, तो यहाँ पे भी अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से होना था, हियर कम्स द बॉय होम आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर हम होम को बीच में से निकाल देते हैं तो हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट है और ये ज्यादा प्यारा लग रहा है, ज्यादा फ्लुएंसी है सेंटेंस में, ज्यादा क्वालिटी है। हियर कम्स द बॉय आई वाज लुकिंग फॉर। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में इन प्रेपोजिशन यूज हुआ है और यहाँ पे जो है आपका फॉर जो है ये प्रेपोजिशन यूज हुआ है। तो जहां पे भी प्रेपोजिशन यूज हुआ होगा वहां पे हम कोशिश करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन को निकाल दें और जो हमारा इस ऐसी सिचुएशन में जो हमारा रिलेटिव क्लॉज है उसे हम कॉन्टेक्ट क्लॉज कहेंगे। लेकिन जो आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसमें देखते हैं क्या सूरत हाल है कॉन्टेक्ट क्लॉज के बारे में। देयर इज नो सच सिचुएशन ऑफ कॉन्टेक्ट क्लॉज इन केस ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज बिकॉज relative pronoun can never be omitted from this clause। जी, हमें पता है कि चूंकि हमने जो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसको सेपरेट किया होता है कोमास की वजह से आपकी मेन क्लॉज से, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर सकें। यानी जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये आपने जहन में रखना है कि ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में से तो हम इसे ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के अंदर से हम रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्टेक्ट क्लॉज वाली जो बात है ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के हवाले से हो ही नहीं सकती। कॉन्टेक्ट क्लॉज में हमेशा, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है वही कॉन्टेक्ट क्लॉज की वाली सिचुएशन में हो सकती है, कॉन्टेक्ट क्लॉज वाली सूरत हाल में हो सकती है। आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है वो कभी भी कॉन्टेक्ट क्लॉज वाली सिचुएशन में यानी कॉन्टेक्ट क्लॉज नहीं बन सकती। उसकी वजह यह है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माई ब्रदर Ali whom you wanted to meet has gone abroad। अब देखें ना यहाँ पे ये सेंटेंस तकरीबन अब सेम है, वही वाली बात जो मैंने की थी, द बॉय whom you wanted to meet has gone abroad। तो यहाँ पे भी वही मुद्दा है, whom you wanted to meet, लेकिन वहां पे ये ग्रीन वाली जो है, ग्रीन इंक वाली जो राइटिंग है ये आपकी रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है और यहाँ पे ग्रीन वाली क्या है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमने कोमा जो है वो नहीं लगाया हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोमा लगाया हुआ है। कोमा की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। यहाँ पे आप फिर आगे देख सकते हैं, द बॉय यू वांटेड टू मीट हैज गॉन अब्रॉड, हमने रिलेटिव प्रोनाउन को भी खत्म कर दिया है। ठीक है, उसके बावजूद भी मैसेज जो है कन्वे हो रहा है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ये अब कॉन्टेक्ट क्लॉज बन गया, वो बीच में जम हो गया सेंटेंस के, लेकिन यहाँ पे ये सेपरेट है। अच्छा, अब ये गैर जरूरी क्यों है, बात तो वही है, होम यू वांटेड टू मीट, जिससे आप मिलना चाहते हैं, वहां पे भी जिससे आप मिलना चाहते हैं, तो वहां पे वो जरूरी है, यहाँ पे गैर जरूरी है। यहाँ पे ये गैर जरूरी इसलिए है कि यहाँ पे उसने बॉय नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे उसने माई ब्रदर लिखा हुआ है।
तो माई जो ब्रदर है, ये इससे बच्चे की जो लड़का है उसकी आइडेंटिटी जो है वो शो हो चुकी है। सॉरी, ये ब्रदर के स्पेलिंग मिस हो गई जी। तो यहाँ पे जो ब्रदर है, जब आपने कह दिया माई ब्रदर, मेरा भाई जिससे आप मिलना चाहते थे, हैज गॉन अब्रॉड, तो यहाँ पे अगर जब आप ये अली हुम यू वांटेड टू मीट, ये ना भी हो, जब आपने कहा कि मेरा भाई बाहर चला गया है, तो इसका मतलब है लड़के की आइडेंटिटी तो आपने शो कर दी कि वो लड़का आपका भाई है जो बाहर गया है, लेकिन यहाँ पे लड़के की आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं हो रही। उसकी आइडेंटिटी तब शो होती है जब आप ये कहते हैं कि जिससे आप मिलना चाहते थे, यानी यहाँ पे कंप्लीट मैसेज तब बनता है, आइडेंटिटी लड़के की तब शो होती है जब आप बात को क्लियर करते हैं कि जिस लड़के से आप मिलना चाहते थे वो बाहर चला गया। लेकिन यहाँ पे जब आपने माई ब्रदर कह दिया तो बात क्लियर है, आइडेंटिटी शो हो गई है लड़के की, वो आपका भाई है जो बाहर गया। अब उसके बाद जब आप कह रहे हैं ना अली होम यू वांटेड टू मीट, तो ये अब यहाँ पे आप उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वहां पे जरूरी इन्फॉर्मेशन है, आप उसकी, इससे आप उस लड़के की आइडेंटिटी जो है उसको शो करें। लेकिन यहाँ पे उसकी लड़के की आइडेंटिटी जो है वो आपने माई ब्रदर से शो कर दी है। अब माई ब्रदर कहने के बाद जब आप उसका नाम ले रहे हैं और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बात तो पहले ही क्लियर हो गई थी। तो इसीलिए हमने इसको कोमास की मदद से सेपरेट किया है, और ये जो है ये आपकी कॉन्टेक्ट क्लॉज नहीं बन सकती। तो किस्सा मकसद ये है कि ऐसी रिलेटिव क्लॉज जो सेंटेंस के कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए ज़रूरी है, जिसके बगैर जो है वो सेंटेंस का कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं होता, उसको हम रिस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, और इसके साथ जो है कोमा यूज़ नहीं होता। और ऐसी रिलेटिव क्लॉज जो कि सेंटेंस के कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए ज़रूरी नहीं होती, जो प्रीसीडिंग नाउन होता है, जो एंटीसीडेंट होता है, उसके बारे में एडिशनल अजाफी या ज़िमनी इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ऐसी क्लॉज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं, और उसे हम कोमास की मदद से मेन क्लॉज से सेपरेट करते हैं। तो इसमें जो हमारी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसमें बाज़ औक़ात हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये कॉन्टेक्ट क्लॉज बन जाती है। लेकिन इसमें ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव नहीं कर सकते और कोमा भी यूज़ करेंगे, इसलिए कॉन्टेक्ट क्लॉज वाला कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता। तो व्यूअर्स, मैं आपको अब आखिर में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है इस वक्त, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हमने पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, अभी हमारा ये चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और पर्सनल प्रोनाउन के बाद ये लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट जो है आप कह लें कि ये इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन का। यानी पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल पेश आती है, और उसके यूज़ में स्टूडेंट गलतियां भी ज़्यादा करते हैं। इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने बड़ी डिटेल में समझाया, बड़ी डेप्थ में समझाया, और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक दो वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता। तकरीबन 15 टेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो बनानी पड़ी हैं रिलेटिव प्रोनाउन को ठीक तरह से समझाने के लिए। पहली वीडियो के अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये होता क्या है। दूसरी वीडियो के अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस जो है डिफरेंट, उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं उसको डिस्कस किया है। तीसरी वीडियो के अंदर हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम एंड हुज, इनके डिफरेंस को समझा है। स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हु कहाँ पे यूज़ करना है, हुम कैसे यूज़ करना है। तो ट्रिक बेस्ड एक वीडियो बनाई है, ट्रिक समझाया कि कैसे इनका डिफरेंस होगा। उसके बाद चौथी जो वीडियो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो विच है, अकेला, अब अकेले जो एक एक रिलेटिव प्रोनाउन उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनानी पड़ी है, क्योंकि इनका यूज जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। विच के ऊपर बनाई है एक वीडियो, एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट के ऊपर बनाई है। अब नेक्स्ट जो है हमने इसको स्टडी करना था विच और दैट का डिफरेंस, के कहाँ पे आपने विच यूज़ करना है, कहाँ पे दैट यूज़ करना है। तो उसको समझाने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का जो नॉलेज है ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है विच एंड दैट के डिफरेंस को समझने के लिए। तो ये आपकी 6 नंबर की वीडियो है। 7वीं वीडियो में विच एंड दैट का डिफरेंस है। 8वीं वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट को समझाया गया है। 9th वीडियो के अंदर जो है रिलेटिव प्रोनाउन एज है, कि एज कैसे यूज था रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर के तौर पे। फिर आगे एक वीडियो है उसमें हमने बट को दिखाया कि बट कैसे आप यूज करेंगे। इसके बाद ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है कि रिलेटिव प्रोनाउन को आप कैसे, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप इसको ओमिट कर सकते हैं। ओमिशन ऑफ एंटीसीडेंट के ऊपर एक वीडियो है। फिर हमने एग्रीमेंट दिखाया है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये वर्ब के साथ, ये आपका एंटीसीडेंट है, इसके साथ किस तरह से ये एग्री करता है। और इस तरह छोटी छोटी वीडियो करके तकरीबन ये 15 टेक्स्ट वीडियोस बन जाती हैं। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियोस हैं,
और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं ताकि अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है वो इस टॉपिक के ऊपर हो जाए। तो तकरीबन 15 से 20 वीडियोस हैं, आप कर लेते हैं व्यूअर्स, तो आपको इंशाल्लाह रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में दोबारा लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह यह है कि मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ किसी टॉपिक के हवाले से, पूरा डिटेल में कॉम्प्रीहेंसिवली समझाता हूँ। वरना मैं खुद भी मुझे सर्च करनी पड़ती है बाज़ औक़ात किसी टॉपिक को, तो मैं ये देखता हूँ ना कि अगर किसी बुक से हम स्टडी कर रहे हैं या हम किसी चैनल को के ऊपर जा रहे हैं तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हमें एक ही टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए डिफरेंट चैनल्स पे जाना पड़ता है, डिफरेंट बुक्स को पढ़ना पड़ता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपके लिए ऐसा नहीं होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं आजमा के कि आप जिस टॉपिक को भी लेंगे वो कंप्लीट होगा। उसको एक दफ़ा वीडियो को देख लेंगे, उसकी सीरीज़ को देख लेंगे। जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी आप ये 15 से 20 वीडियोज़ कर लेते हैं तो आपको दोबारा किसी बुक से, इवन चैनल तो बड़ी दूर की बात है, किसी बुक से या किसी चैनल की तरफ आपको मज़ीद इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत सा टाइम जो है वो सर्च वाला जो है वो बच जाएगा। यानी बाद लोगों को ये लगता है ना कि ये वीडियोज़ लंबी हैं, तो ये ज़हन में रखें कि जब आप शॉर्ट वीडियो से पढ़ने की कोशिश करते हैं वो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, जब आपको एक से ज़्यादा चैनल्स पे या एक से ज़्यादा बुक्स को स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंसिवली सारा मटेरियल जो है एक ही जगह पे आपको अवेलेबल होगा और मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाता हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे और वो आपको भूलेगा भी नहीं। तो अगर तो आप रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को समझना चाहते थे तो ये जो वीडियो अभी मैंने आपको ये वाली जो देखी है आपने, ये एनएफ है, इसमें मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया है कि ये क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है। और अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको इसकी तमाम रेलिवेंट वीडियोस को डिटेल में देखना पड़ेगा और इन तमाम वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।